हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज का अपना खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। तो उसमें जो पीछे का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो आयोटा था उसकी वैल्यू √-1 होती थी और आयोटा स्क्वायर -1 होता था, आयोटा क्यू होता था माइनस आयोटा और आयोटा 4 वैल्यू होती थी 1। चलते हैं बढ़िया तरीके से। शानदार। तो अब लगाते हैं कॉन्जुगेट, जो कि बहुत ही क्लास 11th का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्जुगेट क्या होता है? तो कॉन्जुगेट समझते हैं चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। किसका? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड इट्स डिनोट वाई जेड बार। क्या है ये डेफिनेशन? इतनी लंबी डेफिनेशन तो सिंपल समझिए। मान लीजिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अगर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो हम इसको जेड बार से डिनोट करते हैं, जेड बार। जब जेड बार लगा दिया इसका ये मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाई, इसके आगे का जो सिंबल है यहाँ पे अभी प्लस है तो वहाँ कर देंगे माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। अगर वहाँ पे माइनस होता तो वहाँ पे सिंबल हो जाता प्लस का। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्जुगेट। समझिए कि जेड बार होगा एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। इसको हम लोग पढ़ते हैं जेड बार। क्या पढ़ते हैं? जेड बार। हाँ, जेड पे बार बार बार। तो चले, अगर हम एग्जाम्पल एक क्वेश्चन की बात कर लें, मान लीजिए जेड इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, देन कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यानी जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा? तो जेड का कॉन्जुगेट जेड बार होता है। अब जेड बार का ये हो गया कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे का जो सिंबल है जो कि प्लस में है उसको माइनस कर दो। अगर वो माइनस होता तो हम इसको प्लस कर देते। क्या हो गया? तो जेड बार आ गया 3 - 4 आयोटा। यानी ये डेफिनेशन कहती है कि चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड इट्स डिनोट बाय जेड पे बार। राइट। तो अब कुछ इनकी देख लेते हैं प्रॉपर्टी कि ये कॉन्जुगेट है, इसकी भाई से क्या प्रॉपर्टी है, इनके क्या कर्मकांड हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। हम कॉन्जुगेट लिख सकते हैं जेड पे बार। और ये प्रॉपर्टी ये है, ये प्रॉपर्टी को शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे लिखा है प्रॉपर्टी, हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे प्रॉप, यानी प्रॉपर्टी। राइट, समझ गए? तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट सबसे पहले प्रॉपर्टी है जेड बार। अगर उसका एक बार और बार कर दिया तो आएगा जेड। कैसे आएगा? यानी जेड पे बार बेकार, बार पर बार बेकार। इसका मतलब हुआ यानी बार पे बार बेकार, सीधा आ गया हमारा जेड। यानी जेड पे एक बार था, यानी एक बार जेड का कॉन्जुगेट किया उसका अगेन फिर किया तुम्हें जेड मिल जाएगा। क्या मिलेगा? जेड। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, हमने इसका कॉन्जुगेट किया तो एक्स माइनस आयोटा वाई हो गया। हम इसका एक बार और कॉन्जुगेट करते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट के आगे जो नंबर है क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा? अब ये क्या है? ये हम लोग जेड ही तो माना था, तो भाई जेड पे बार इक्वल टू जेड। हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि बार पे बार बेकार, यानी बार पे बार बेकार। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि Z1 प्लस माइनस Z2 इसका अगर बार करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बार क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थर्ड है कि Z1 इंटू Z2 का बार होगा और ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फोर्थ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे, इसका हो जाएगा Z1 पे बार अपॉन Z2 पर बार। यानी ये जो बार है ये बार एडिशन मल्टीप्लिकेशन
डिवाइडर में ये चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडर, राइट। तो मिटा दें। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये AIEEE में आया हुआ है पहले से। कहाँ पे आया है? AIEEE अभी से बहुत साल पहले एक जेई के एग्जाम की जगह AIEEE होता था। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्जुगेट of complex number is 1 upon iota minus 1, then find complex number। हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है और कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इतना। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, कॉपी कलम बंद करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। या सीधा मान लो कि लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें क्या है कि कॉन्जुगेट दे रखा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिखेंगे और कितना है 1 अपॉन आयोटा माइनस 1, 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। अब हमको पता है कि हम इसके ऊपर एक और बार और कर दें तो हमें एक जेड मिल जाएगा जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लिखेंगे अगेन कॉन्जुगेट करने पर, अगेन कॉन्जुगेट करने पर हमने इसका कॉन्जुगेट किया इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 का कॉन्जुगेट। अब जेड पे बार बेकार प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज करेंगे तो ये आ गया जेड, जो कि हमें यही निकालना है। अब 1 का बार करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आयोटा माइनस 1 का बार हो गया, तो ये अगेन हो जाएगा जेड इक्वल टू 1 का बार करेंगे जो कि 1 ही होगा, क्योंकि 1 इसलिए होगा कि जो इमेजिन पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है। तो इमेजिन पार्ट यहाँ पे है तो उसका साइन क्या हो जाएगा? अब इमेजिन पार्ट आगे पीछे, आयोटा आगे तो इसके आगे प्लस का साइन है, यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा माइनस 1। हम इसको फिर लिख सकते हैं -1 अपॉन आयोटा प्लस 1, जो कि आंसर आ गया। ये सवाल AIEEE 2008 में पूछा जा चुका है। AIEEE 2008 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसके जगह पे एग्जाम JEE होने लगा, लेकिन इससे पहले AIEEE एग्जाम होता था, राइट। आंसर आ गया -1 अपॉन आयोटा प्लस 1। अब चलते हैं मॉडुलस के पास कि मॉडुलस क्या होता है। हम मॉडुलस को बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं। मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या होगा? हम इसको मोड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड तो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आर्गेंट प्लेन है और यहाँ पे कोई जेड जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई का पी पॉइंट ले लिया, एक्स कोमा वाई, तो हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ये ओरिजिन है, तो ये वाली डिस्टेंस एक्स हो गई और ये हो गई वाई। तो ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से OP, इसको क्या बोलते हैं? मोड ऑफ जेड। क्या बोलते हैं? मोड ऑफ जेड। जो मोड ऑफ जेड होता है, हम इस एक तरीके से जो पाइथागोरस थ्योरम थे वो निकालते थे, यानी उसी तरीके से निकाल सकते हैं मोड ऑफ जेड क्या होगा। कि मोड ऑफ जेड जो होगा वो होगा एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जैसे मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें निकालना है मोड ऑफ जेड, तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी जो लेंथ OP है उसको बोलते हैं मोड ऑफ जेड, जिसको बोलते हैं मॉडुलस। यानी मॉडुलस का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, मोड बोलते हैं। हमेशा मोड ही बोलेंगे, मॉडुलस नहीं बोलते हैं। हम लिख लेते हैं, लेट डेफिनेशन लिख लेते हैं, लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन एंड P denotes the Z and P denotes the complex number, P denotes the Z
and length OP is called modulus of Z. It's denoted by mod of Z. हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मान लीजिए Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड P डिनोट्स Z, यानी एक P पॉइंट है जो कि Z को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो लेंथ OP है, OP लेंथ ये क्या है, यही तो मोड ऑफ Z को रिप्रेजेंट कर रही है। हम ज्योमेट्रिकली कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकली जो मोड ऑफ Z होता है ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एक तरीके से ये डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से ही डिस्टेंस है, जिसका नाम है मॉडुलस। हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए Z जो है x प्लस आयोटा y है। हम आपको बता चुके हैं जो x होगा वो ये रियल Z होगा, और ये y है इसका नाम होगा इमेजिनरी ऑफ Z। हम इसको लिख सकते हैं रियल ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ Z का स्क्वायर, राइट। ये रियल Z क्या है, x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी Z क्या है, y का स्क्वायर, ऊपर से रूट लगा देंगे, ये हो गया मॉडुलस ऑफ Z, राइट। इनको दो तरीके से लिखा जा सकता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 5। हमें निकालना है कि मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 5। तो मान लिया, सॉल्व लिख लो। हमने मान लिया कि लेट Z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 5। तो इसका जो मॉड ऑफ Z होगा क्या, वो ये होता था फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता था रियल पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का स्क्वायर, ये फार्मूला होता था। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। इसका रियल पार्ट 3/5 है और इमेजिनरी पार्ट 4/5 है, राइट। तो लिख सकते हैं रियल ऑफ Z 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ Z 4/5 का स्क्वायर, कितना हो गया 3 3 9/25, 16/25, डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो हो गया 25/25, जो कि आंसर आ गया 1। तो इस नंबर का मॉडुलस कितना आ गया 1, मॉड ऑफ Z आ गया 1 आंसर, राइट। मिटा दें तो समझ गए, एक जो मोड होता है किसको, एक ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में 2D में होने की वजह एक रिजल्टेंट से निकालते हैं। अब जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी, मॉडुलस की है, Z इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है, बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है। प्रूफ करते हैं, और लेट Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या है, Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो यहाँ पे रखी वैल्यू x प्लस आयोटा वाई और Z बार, इसका यानी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। Z बार जो होगा x माइनस आयोटा वाई, ये कॉन्जुगेट होता है, क्या होगा कॉन्जुगेट। अब बार नहीं बताएंगे कॉन्जुगेट क्या होता है। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका इनके पास फिर इनका इनके, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और सीधा भी देख सकते हैं, हम लोग तो इतने बड़े मैथमेटिशियन हैं। ये लेगा a प्लस बी, ये लेगा a माइनस बी। फार्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लिखा सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। क्या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब याद करो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती थी,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस 1 वाई स्क्वायर, जो कि हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब फिर से याद करो, यहाँ लिख लेता हूँ। जो मोड ऑफ जेड होता था वो होता था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पे लिख दिया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जो कि मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होगा, वो कि लिख दिया है, राइट। प्रूफ ही किया जाता है। कोई भी फार्मूला होगा, मैथ में हर फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस, कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं चलता है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों लिख रहे हो सर, ये तो पढ़ ही रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। तो इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम लेट करते हैं, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स होता है कि जो नंबर लिखा है इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने पर तो ये रेसिप्रोकल करेंगे, लिखा होता है 1/z इक्वल टू 1/x प्लस आयोटा वाई। अब याद करिए जो लॉ ऑफ इंडिसेस होता था उसमें 1/x को क्या x लिखा जा सकता था, हम इसको पढ़ेंगे x इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, तो इसको हो जाएगा z इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, z इनवर्स इक्वल टू 1/x प्लस आयोटा वाई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होता है कि हर किसी वैल्यू को हम उसको हमेशा x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 1/x प्लस आयोटा वाई है। तो क्या करेंगे, हम आपको एक लास्ट वीडियो में बता चुके हैं ये जो नंबर है इसका कॉन्जुगेट करेंगे। इसका कॉन्जुगेट हो गया x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट हो गया x माइनस आयोटा वाई। अब इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बहुत साइड, x माइनस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई, राइट। अब देखो ये क्या लिखा है, x माइनस आयोटा वाई अपॉन ये हो गया x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या ये जेड पे बार लिखा है, जेड बार। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम थोड़ा इसको अभी और लिखते हैं, यानी कहने का मतलब है जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको नीचे नहीं रखना है, उसको किसी तरीके से डिनोमिनेटर से हटाना होता है। जिस तरीके से हम फ्रैक्शन जब करते थे, कहीं लिखा होता था 2/√3 है और कोई भिन्न होती थी, यानी सब जो फ्रैक्शन होता था तो रूट को डिनोमिनेटर से भगाते थे, क्या करते थे, रेशनलाइजेशन कर देते थे, तो डिनोमिनेटर से जो रूट होता है वो भाग जाता था, राइट। तो उसी तरीके से इसको नीचे से इमेजिनरी पार्ट को भगा दिया और ये लिखा है जेड बार। और ये क्या लिखा है, जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी जेड, इसको बोलते थे मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, जेड इंटू जेड बार जो था मोड ऑफ जेड का स्क्वायर होता था। क्या जेड इंटू जेड बार है, क्या इसको फिर से लिखा जा सकता है जेड का बार अपॉन मोड ऑफ जेड का स्क्वायर लिखा जा सकता है, राइट। तो एक बात समझ में आ गई, जो जेड इनवर्स होगा उसका फॉर्मूला आ गया जेड बार अपॉन मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। हाँ क्या आ गया, बादल बहुत बढ़िया बना देते सर, बना दिया बादल कि जेड इनवर्स क्या होगा, जेड पे बार अपॉन मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का बढ़िया सा तरीका हो गया। और हम लोग ये कर भी सकते हैं कि जब भी नीचे इमेजिनरी पार्ट होता है उसका कॉन्जुगेट करके यानी साइन चेंज करके और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आई उसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। मिटा दें। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है, फाइंड द
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। 4 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हम इसका इनवर्स दो तरीके से निकालेंगे, एक फार्मूले से और दूसरा खुद जैसे करते थे। तो मान लिया जेड जो है 4 माइनस 3 आयोटा है, हमने इसका जो इन्वर्स किया जो कि जेड इन्वर्स जो कि 1/z इक्वल टू हो गया 1/4 माइनस 3 आयोटा। क्या हम इसको मिटा सकते हैं? बिल्कुल सर मिटा सकते हैं। फिर यहाँ पे 4 माइनस 3 आयोटा है, नीचे से इमेजिनरी पार्ट को हटाने के लिए इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट हो गया 4 प्लस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट क्या हो गया? 4 प्लस 3। अब इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 प्लस 3 आयोटा का नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर तो अभी क्या हो गया? ये हो गया 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन इनका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9। आंसर क्या आ गया? 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25। क्या इसको फिर से लिख सकते हैं इधर 4/25 प्लस 3/25 आयोटा? हाँ सर लिखा जा सकता है। अब इसको फॉर्मूला से देखते हैं क्या यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं जेड बार इक्वल टू जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार। जेड माना 4 माइनस 3 तो इसका क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब लिखा है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर तो इसका मोड ऑफ जेड निकालेंगे। इसका मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 25 जो कि 5 आ गया। कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू आ गई 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25 जो कि आ गया 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। किसी भी तरीके से करिए या तो जिस तरीके से फॉर्मूले को ड्राइव किया है उस तरीके से भी कर सकते हैं, या हम जिस फॉर्मूला इसको याद रखेंगे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या पढ़ेंगे? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता था? आर्ग्यूमेंट क्या होगा? एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो लगा लेते हैं आर्ग्यूमेंट। सबसे पहली बात है कि हम आर्ग्यूमेंट को हमेशा शॉर्ट में लिखेंगे आर्ग। क्या लिखेंगे? आर्ग। यानी किसी के आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना होगा तो लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। समझते हैं आर्ग्यूमेंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आर्गेंट प्लेन है और उस प्लेन में कोई x प्लस आयोटा y जो कि जेड है, हमने मान लिया इसका नाम कोई p है और x, y इसके कोऑर्डिनेट है। तो ये हो गया y, ये हो गया x। तो ये जो लाइन OP है ये रियल एक्सिस है, इसको नाम दिया था रियल एक्सिस। क्या नाम दिया? रियल एक्सिस। और इसका नाम हो गया इमेजिनरी एक्सिस। क्या नाम हो गया? इमेजिनरी एक्सिस। तो इस इमेज जो रियल एक्सिस है, इस रियल एक्सिस से ये लाइन ने कितना एंगल बनाया? थीटा। ये जो थीटा है इस थीटा का नाम क्या है? आर्ग्यूमेंट। हाँ इतना इजी, बहुत इजी है कि हमेशा कोई लाइन होगी जो रियल नंबर से रियल लाइन से रियल एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगी, उसका नाम हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा। तो लिख सकते हैं लाइन OP makes an angle theta with the real axis. Then theta is called argument of z. शॉर्ट में लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इन जनरल हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन जनरल जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा 2n पाई प्लस थीटा। क्यों 2n पाई इसको लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी लिखने की जरूरत ये पड़ी
जैसे मान लीजिए कभी हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे जाते हैं, मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में कोई नंबर है और उसके ढेर सारे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे जा रहे हैं, ये हमेशा एन रोटेशन को दर्शाएगा। किनको? एन रोटेशन। तो ये एन रोटेशन बताएगा। जैसे नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो हम यहाँ पे जो एन होगा उसकी वैल्यू रखते जाएंगे। तो एन की वैल्यू 0 1 2 3 लेके डॉट डॉट चलती रहेगी, इनफाइनाइट है। किसकी? इतनी जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा उसकी कोई नंबर होगा, उसकी जो आर्ग्यूमेंट होगा वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो देखते हैं, अब चलते हैं थोड़ी सी बात। हम यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो थीटा होगा क्या उसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और ये वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, राइट। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसी को बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा। अगर हमको जनरली लिखना होगा इन जनरल तो 2n पाई प्लस टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स लिख देंगे। समझ गए? यानी जो आर्ग्यूमेंट होगा कि जो लाइन ओपी है मेक्स एन एंगल थीटा विद द रियल एक्सिस, हमेशा जो रियल एक्सिस है उस एक्सिस से किसी लाइन ने कितना एंगल बनाया, यहाँ से कितना ऐसे घूम गई, कितना घूम गई लाइन, और जो एंगल थीटा बना है उसी का नाम हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ले लिया, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो आप तुरंत एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें रियल नंबर कितना है 1, तो यहाँ पे चलेगा 1, और इमेजिनरी कितना 3, रूट 3 यहाँ पे आ गए। तो ये नंबर कहीं यहाँ पे आएगा 1, रूट 3। तो हम इसको इस लाइन को मिलाएंगे ओरिजिन, और इसको नाम दे दिया पी। इस लाइन ने यहाँ से जितना एंगल बनाया इसको नाम दे दिया थीटा। अब वही थीटा पूछ रहा है थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा। तो तुम लिखोगे जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो हो जाएगा थीटा टेन इनवर्स, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई कितना है रूट 3, तो रूट 3 हो गया, और एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो टेन इनवर्स ये वैल्यू किसकी है पाई बाई 3 की वैल्यू। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया पाई बाई 3। अगर हम इसको इन जनरल लिखना चाहें, इन जनरल, तो लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 2n पाई प्लस पाई बाई 3। अगर आपसे पूछते कि ऐसे 4 थीटा लिखिए जो कि इसको सेटिस्फाई करें, तो हम n की वैल्यू पहले 0 रखेंगे, पाई बाई 3 आएगा, n 0 रखेंगे तो 0 हो गया, पाई बाई 3 आ गया, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 7 पाई बाई 3 आ गया। यानी इस तरीके से इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट हम इसके निकाल सकते हैं, राइट। अब चलते हैं एक छोटी सी दूसरी टॉपिक। यानी एक बात याद आ गई कि जो आर्ग्यूमेंट जेड होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो टेन इनवर्स वाई बाय एक्स होगा। ये जो फॉर्मूला होगा टेन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, यानी वाई अपॉन एक्स। अब पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? तो एम्पलीट्यूड एक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ही है। क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। एम्पलीट्यूड इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में प्रिंसिपल, इसको ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्या कह सकते हैं? एम्पलीट्यूड एक वही है, बस कहावत वही है कि नए पैकेट में बेचे चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये देख रहे हो कितने मस्ती से ये लोग हंस रहे हैं, है ना, बहुत खुश हैं, कहते हैं हाँ आज तो एम्पलीट्यूड बता दिए, देखो कितने नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं बढ़िया से। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी वही आर्ग्यूमेंट अभी बताया है। तो एम्पलीट्यूड होगा उसको शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा सा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्या लिखते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। चलो बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे, मान लीजिए ये कोई आर्गेंट प्लेन है और प्लेन में कोई जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमने इसको पी नाम दिया और इसके कोऑर्डिनेट एक्स को वाई हो गए, इस लाइन को मिला दिया। अगर ये लाइन इस रियल एक्सिस से
इस रियल एक्सिस से कोई एंगल थीटा बना रही है। क्या बना रही है? एंगल थीटा। तो इसको y होगी और ये हो गया x। तो ये एम्पलीट्यूड ये कहता है कि इसका जो थीटा है वो हमेशा -पाई से लेकर के पाई के बीच होना चाहिए, तभी ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा। यानी आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा 2n पाई, यानी पूरे क्वाड्रेंट में ये रोटेट करता रहता है। लेकिन एम्पलीट्यूड है जो कि -पाई से लेकर के पाई के बीच में होना चाहिए। थोड़ा इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। यूनिक वैल्यू एम्पलीट्यूड क्या होगा? यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट जो थीटा होगा वो -पाई से लेकर के पाई के बीच होना चाहिए। यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट थीटा -पाई से लेकर के पाई के इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको एम्पलीट्यूड कह सकते हैं और ये कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पूरे एकदम बढ़िया से रोटेशन कर रहा था ऐसे, लेकिन ये जो होगा हमारा एम्पलीट्यूड होगा या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी वो हमेशा माइनस थीटा की वैल्यू, यानी जो थीटा होगा -पाई से लेकर के पाई के बीच होगी। अब चेक करते हैं, लिख लेते हैं केस 1, व्हेन थीटा इन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो हमने यहाँ पे लगाया टेन थीटा आ गया y x। अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो हम कैसे आगे मोड लगा सकते हैं। हम यहाँ से थीटा निकालें जो हो जाएगा टेन इनवर्स मोड ऑफ y x। क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल। तो जब थीटा कोई भी नंबर होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ z होगा जो कि हो जाएगा टेन इनवर्स y x। इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर दें थोड़ी सी, जब केस 2 में गए, केस 2 व्हेन, थोड़ा मिटा लेते हैं पूरा, हाँ पूरा मिटा लिया तुमको खत्म कर दिया। यानी जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की पहचान कर लो। ये अंकल जी हैं जो कि अपने अंदर की वैल्यू लेते हैं -पाई टू पाई के बीच। हमेशा याद रखिए ये इतनी वैल्यू लेते हैं, इनको ज़्यादा वैल्यू पसंद नहीं है। ये बहुत ही मोटे हैं, थोड़ा खाना खाते, इतने के बीच में खाना खाते, राइट। अब लेते हैं केस 2, व्हेन थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या क्वाड्रेंट? चलो लिख लेते हैं पूरा। मान लीजिए एक ये कोई लाइन है, सर टेढ़ी है लाइन, कोई बात नहीं, चलती है, चलेगी, ठीक है। तो ये जो होगा इसको तो नाम भाई जो कि पॉजिटिव है, हम लेंगे डिस्टेंस, तो ये x होगा, नेगेटिव होगा। हमें लेनी डिस्टेंस और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं, तो यहाँ पे लगा देंगे मोड। क्या लगा देंगे? मोड लगा देंगे। और हम लोगों ने इस एंगल को मान लिया फाई। अब हम बात करें, निकालें कि टेन फाई क्या होगा। टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा जो कि y अपॉन मोड ऑफ x होगा। हम यहाँ से फाई निकालना चाहें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन मोड x होगा। सर ये भी पॉजिटिव है भाई, नीचे मोड है, तो क्यों ना आप पूरे पे मोड लगा दो। बात यार सही है, आपने सही बोला है। टेन इनवर्स मोड y x को कर दिया। अब याद करिए जो एम्पलीट्यूड था वो कर रहा था थीटा -पाई के बीच में होना चाहिए। तो हमने और जो भी कहा था ये थीटा होगा एंगल, वो कहाँ से मेजर होना चाहिए? रियल एक्सिस से। तो हमने यहाँ पे जो मान लिया थीटा है, ये मान लिया थीटा जो कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से होना चाहिए, पॉजिटिव रियल एक्सिस। यहाँ पे लिख लो, याद रखें एम्पलीट्यूड में थीटा होगा, थीटा पॉजिटिव
पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर करेंगे। कहाँ से? पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर करेंगे। राइट राइट। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स mod y ऑफ x। क्या ये थीटा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल पाई है। हम थीटा को लिख सकते हैं, थीटा क्या लिख सकते हैं? पाई में से फाई हटा दें। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बोलिए बोलिए। क्या ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई है और हमें लिखना है केवल ये वाला एंगल थीटा, तो थीटा को लिख सकते हैं पूरा पाई में से फाई सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या थीटा आ जाएगा? एक चिंदू बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ सर लिखा जा सकता है, कमेंट कर रहा है कि लिखा जा सकता है। तो फाई पाई माइनस फाई, अब फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो पाई माइनस tan इनवर्स mod y ऑफ x, ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ z, या कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। कब? जब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। समझ गए? कोई डाउट? चले मिटा दें। यानी ये जो थीटा होगा, हमें ये नहीं लिखना है, हमें ये थीटा लेना है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा बना रही है। तो इसे ना अब हमने पूरा मेजर कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई है, पाई में से फाई हटा देंगे, क्या थीटा बच जाएगा। अब इसी थीटा की ज़रूरत थी, इसी का नाम था एम्पलीट्यूड। यही कहता है हम इसके माइनस पाई से पाई के बीच में लेंगे। अब खुद सोचो, पूरा एंगल पाई है, पाई में से ये चला गया तो कुछ तो बचा ना एंगल, थोड़ा बचा ना, जो कि पाई से कम होगा। सपोज कर लो ये पूरा एंगल 180 है और ये एंगल अगर 30 हुआ तो 180 में से 30 गया तो क्या 150 बचेगा ना, जो कि पाई से कम ही आ रहा है ना। बात फैक्ट है ना, क्लियर? तो मिटाते हैं और चलते हैं आगे। तो मिटा दें, चलो चलो मिटाओ। अब चलते हैं यहाँ पे, कर लो जब थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, जब थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, कहाँ? थर्ड में है। तो अब इनको भी मिटा दो या ना मिटाओ। जैसे मान लिया यहाँ पे आ गए, यहाँ पे नाम दे दिया पी एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, और हमने एक्स कोमा वाई जो ले लिया, क्या ये वाली जो लाइन होगी, क्या ये वाई होगी? अब ये निगेटिव है, हमें डिस्टेंस लेनी है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, तो इसके मोड लगा देंगे। अब ये जो एक्स है जो कि पहले से मोड लगा है, हमने इस एंगल को नाम दे दिया दूसरा फाई। अब इसको मिटा देते हैं, इसका नाम दिया फाई। फिर से एंगल पे लाया tan फाई, तो कि tan फाई आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आ गया mod y अपॉन एक्स के पूरे पे मोड लगा देंगे। हाँ सर लगा देंगे। फिर यहाँ से फाई निकालेंगे, जो कि tan इनवर्स mod y एक्स आ गया। बोलो आ गया? बोले हाँ सर आ गया है, आ गया है। तो अब निकालते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब याद करिए, अगर हम यहाँ से थीटा लेते हैं, कहाँ से? अगर हम यहाँ से पूरा एंगल लेते हैं जो पाई हो गया, और पाई में ये कुछ ऐड करते हैं जो कि बड़ा हो गया। अगर समझ में आ रहा हो डायग्राम, फिर से बना लेते हैं। चलो फिर से बना लेते हैं डायग्राम, फिर से बना लेते हैं, बढ़िया से सोचो, बात क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पे पी एक्स कोमा वाई, और ये एंगल हमारा फाई, और ये होगी डिस्टेंस हमारी मोड वाई, और ये डिस्टेंस होगी मोड एक्स। मोड एक्स हमें लिया tan फाई, फाई आ गया tan इनवर्स मोड y ऑफ एक्स। अगर हम यहाँ से चले, यहाँ तक तो पाई घूम गए, लेकिन पाई में कुछ ऐड कर लिया, पाई प्लस फाई हो गया। लेकिन एम्पलीट्यूड ये कह रहा है कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो माइनस पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए। तो क्या हम इधर से मेजर करेंगे? नहीं। तो क्या मेजर करेंगे? एंटी क्लॉक। अब मेजर करेंगे क्लॉक वाइज। अभी तक मेजर कर रहे थे हम एंटी क्लॉक, तो हमने क्यों ना इधर से थीटा माप लिया जाए, इसका नाम दे दिया थीटा। अब आपको याद होगा, जब क्लॉक वाइज जाते हैं, क्लॉक वाइज में थीटा को मेजर करते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं? आगे माइनस लगा देते हैं। ये बात याद है। अगर जो लोग ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें मैथ वाला ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पे आपको सारा दिखाएंगे कि कहाँ पे थीटा होना, कैसे एंटी क्लॉक नापते हैं, कैसे क्लॉक वाइज नापते हैं, सारा आपको जानकारी उस वीडियो में मिलेगी। तो ये जो ऐसे एंगल घूमता है, इसका नाम होता है एंटी क्लॉक वाइज, और इसका नाम होता है क्लॉक वाइज। जब क्लॉक वाइज लेते हैं, आगे माइनस लगा लेते हैं, तो हमने लिखते हैं ये थीटा। हमें इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल क्या पाई है? एक मिनट सोच लीजिए, क्या ये पाई है? मान लीजिए कि हम
एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं। आपने माइनस साइन लगा लिया तो यहाँ से क्या पाई में से फाई गया, पाई माइनस फाई, तो लिख सकते हैं पाई माइनस फाई। अब ये क्या हो गया, माइनस पाई अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस फाई, राइट। यानी ये पूरा एंगल माइनस पाई में से फाई चला गया, आ गया माइनस पाई प्लस फाई। अगर आपको कभी भी कोई एंगल मापना हो, सीधी सी बात है, पहले अगर क्लॉकवाइज नाप रहे तो माइनस बाहर लगा लो और पूरा एंगल एंटी क्लॉकवाइज की तरह नापो। पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फाई, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई में से फाई सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई माइनस फाई, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई प्लस फाई, राइट। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो फाई की, क्या आ गई, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, क्या हो गया माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड बाई ऑफ एक्स, राइट। समझ में आ गया, मिटा दें। अब इनके ऊपर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब लेते हैं केस 4 और व्हेन थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ, क्या इनको मिटा दें, बढ़िया से मिटा दें। फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कोऑर्डिनेट x, y गिवन है और z हमारा भाई पुराना वाला x प्लस आयोटा y है। अब सोचिए हमें कहाँ से, अगर हम इधर से एंगल लेते हैं, इधर से लिया एंगल तो पाई 3π/2 बहुत ज़्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड कह रहा है माइनस पाई, तो क्या ऐसा करें, क्या ऐसा कर सकते हैं सर, क्या हम इस तरीके से नहीं घूम सकते हैं? बोले कैसे, क्या इधर से घूम जाए और इसको नाम दे दे माइनस थीटा। माइनस क्यों दिया सर? हाँ, माइनस इसलिए दिया क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज घूमा तो निगेटिव साइन लेते हैं, तो माइनस थीटा। और याद करिए वाई है जो कि निगेटिव है और ये एक्स पहले से पॉजिटिव है जो कि मोड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो थीटा है लिख लीजिए, थीटा टेन थीटा इक्वल टू मोड वाई अपॉन मोड ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं वाई एक्स ऑफ मोड वाई, राइट। अब जो कि पहले से माइनस लगा है, माइनस और टेन थीटा, तो यहाँ से पहले थीटा निकाल लो जो कि टेन इनवर्स मोड वाई ऑफ एक्स, और जो कि माइनस लगा है तो माइनस यहाँ लगा दो, माइनस यहाँ लगा दो। इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस टेन इनवर्स मोड वाई ऑफ एक्स। क्या आ गया माइनस, यानी जब थीटा 4 में होगा तो माइनस टेन इनवर्स मोड वाई ऑफ एक्स आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो माइनस क्लियर हो गया, क्यों लिया, क्लॉकवाइज नाप रहे हैं, माइनस लेंगे थीटा। अब हम आपको पूरा समझ कर दे रहे हैं कि अभी तक क्या क्या हम लोग पढ़े थे। एक मिनट समझ लीजिए। व्हेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में आए थे तो जो एम्पलीट्यूड निकला, यहाँ कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, अथवा कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो कि आ गया टेन इनवर्स मोड वाई ऑफ एक्स बाई अपॉन एक्स। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो यही एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जो आई वो आई पाई माइनस टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। जब थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो यही एम्पलीट्यूड होगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड वाई ऑफ एक्स। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो वही एम्पलीट्यूड हो गया माइनस टेन इनवर्स मोड वाई ऑफ एक्स। नोट कर लीजिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स, सेकेंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये वैल्यू याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बहुत पूछा जाता, बहुत, इसकी तो क्लास 11 में भर के क्वेश्चन है। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार होंगे। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड मॉडुलस ऑफ माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। पहले ये देखो किस क्वाड्रेंट में है, इसका एक्स वाला पार्ट क्या है, -1 है,
y की वैल्यू क्या है √3। अब याद करो x कहाँ नेगेटिव होता था, यानी x नेगेटिव होता था, यहाँ y पॉजिटिव होगा, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोई भी एम्पलीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो होगा सीधा होता था पाई माइनस टेन इनवर्स मोड वाई वाई ऑफ एक्स होता था। हाँ सर याद फार्मूला, सर याद किया, अच्छे से किया है सर, बहुत ही बढ़िया से किया है। बाई की वैल्यू √3, बाई एक्स की वैल्यू -1, मोड लगा है, आंसर हो गया पाई माइनस टेन इनवर्स √3। अब ये -1 जो कि मोड है तो मोड पॉजिटिव हो गया। अब टेन इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 माइनस π/3 हो गया, आ गया 2π/3। आंसर आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ जेड 2π/3। और पूछा क्या, जेड मोड ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड होता था, याद करो रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। हाँ सर पढ़े थे सर, रियल जेड -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का √3 का स्क्वायर। याद करो 1 + 3, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का रूट, आंसर आ गया 2, राइट। समझ में आ गया, कितना हो गया, √1 + 3 = 2। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर निकालेंगे क्लास 11 से, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी एक्सरसाइज है सारे कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे और मिसलेनियस के भी करवाएंगे। आप उन क्वेश्चन को अपने घर से ट्राई करके आइए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।